नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम जानकारी के साथ। श्री कृष्ण जन्मभूमि संरक्षित सेवा ट्रस्ट के केस पर सुनवाई होने जा रही है। संरक्षित सेवा ट्रस्ट के केस पर सुनवाई होगी आज आगरा के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगी ये सुनवाई। जामा मस्जिद की सीढ़ियों में मूर्ति दबे होने को लेकर ये याचिका दायर की गई थी। तो बता दें कि संरक्षित सेवा ट्रस्ट को लेकर ये जो है याचिका पर सुनवाई होने जा रही है। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि संरक्षित सेवा ट्रस्ट के केस पर सुनवाई होगी और संरक्षित सेवा ट्रस्ट के केस पर आज सुनवाई होने जा रही है। आगरा के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये सुनवाई होगी। संरक्षित सेवा ट्रस्ट के केस पर सुनवाई होने जा रही है। श्री कृष्ण भूमि जन्म बता दें सेवा ट्रस्ट पे सुनवाई होगी और आगरा के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये सुनवाई होने जा रही है। काफी महत्वपूर्ण ये सुनवाई मानी जा रही है और सीढ़ियों का ये पूरा मामला है जहां जामा मस्जिद की सीढ़ियों में मूर्ति दबे होने को लेकर दायर किया गया था केस और ऐसे में सुनवाई आज होने जा रही है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि संरक्षित सेवा ट्रस्ट के केस पर सुनवाई होने जा रही है। तो आगरा के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये सुनवाई होने जा रही है और बता दें कि जामा मस्जिद के सीढ़ियों में मूर्ति जो है वो दबे होने को लेकर ये केस दायर किया गया था और ऐसे में सुनवाई होने जा रही है। तो संरक्षित सेवा ट्रस्ट के केस पर सुनवाई आज होगी। जामा मस्जिद की सीढ़ियों में मूर्ति दबे होने को लेकर दायर किया गया था केस और सुनवाई होने जा रही है। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि संरक्षित सेवा ट्रस्ट केस पर सुनवाई होने जा रही है और ये सुनवाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगी। आगरा के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये सुनवाई होने जा रही है। बता दें कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों का ये पूरा मामला है जहां पे बताया जा रहा है कि सीढ़ियों के नीचे जो है वो मूर्ति दबी हुई है। इसको लेकर याचिका दायर की गई थी और इसमें केस में जो है आज सुनवाई होने जा रही है। तो संरक्षित सेवा ट्रस्ट के केस पर सुनवाई आज होने जा रही है। आगरा के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये सुनवाई होने जा रही है और अब से कुछ ही देर में ये सुनवाई होगी। इसी के साथ बता दें कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों का ये पूरा मामला है जहां कहा जा रहा है कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों में जो है वो मूर्ति दबी है और इसको लेकर याचिका जो दायर की गई थी उस मामले में आज सुनवाई होने जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनीष गर्ग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, ये सुनवाई आज होने जा रही है। कहा जा रहा है कि जो जामा मस्जिद की सीढ़ियां है उस पर मूर्ति दबे होने को लेकर ये केस दायर की गई थी। क्या है ये पूरा मामला? बिल्कुल बता दो, सोचिए पूरा मामला आगरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि संरक्षित सेवा ट्रस्ट द्वारा एक केस फाइल किया गया है, जो कि उससे पहले मैं बता दूं ठाकुर देवकी नंदी द्वारा आगरा में कटना करने के लिए पहुंचे थे। उसके बाद उन्होंने ये दावा किया था कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों में औरंगजेब द्वारा 1670 में कृष्ण भगवान की मूर्तियों को तोड़कर उसमें दबा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं सीढ़ियों को लेकर ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आया। उसके बाद मामला कोर्ट में पहुंचा है। इसमें 7 पार्टियों को पक्षकार बनाया गया है जिसे लेकर आज सुनवाई हुई। इससे पहले 31 जुलाई को सुनवाई हुई थी। उसके बाद उसमें 2 पार्टियों के पास नोटिस शामिल नहीं हो पाया था, उसे लेकर आगे की तारीख दी गई थी जो आज की सुनवाई है। लेकिन ये सुनवाई की बात की जाए तो बताया जा रहा है कि लंच के बाद ये सुनवाई होगी। अब निकलकर ये आएगा कि क्या कुछ निकल कर आएगा, क्योंकि इसके पुरातत्व विभाग से भी सर्वे रिपोर्ट मांगी गई है। अब पुरातत्व विभाग के सर्वे रिपोर्ट पर ये फैसला किया जाएगा कि उस केस में कुछ दम है या नहीं है, कि इसकी सुनवाई की जाएगी नहीं सुनवाई जाएगी, केस एडमिट होगा या नहीं होगा, इसे लेकर सुनवाई होगी। जी बिल्कुल, क्या कुछ निकल के सामने आएगा केस की सुनवाई के बाद साफ तौर पे पता चल जाएगा मनीष। लेकिन बात की जाए तो कब सुनवाई होगी, क्या कुछ जानकारी निकल के सामने आ रही है? बिल्कुल स्वीटी, बता दूं बताया जा रहा है कि लंच के बाद सुनवाई की जाएगी। 2 बजे के बाद सुनवाई की जाएगी। इसमें पार्टियों की बात की जाए तो 7 पार्टियां बनाई गई, जिसमें कि छोटी मस्जिद, दीवाने खास जहां, आगरा मस्जिद, आगरा किला, तमाम जजमेंट सेंटर, यूपी वक्फ बोर्ड भी है। तमाम जो वो पार्टियां बनाई गई उन्हें लेकर कहीं ना कहीं आगरा ही नहीं, मैं बात करूँ तो केस की निगाहें बनी हुई है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर आगरा में आज क्योंकि लगा इस तरीके को लेकर जो एडमिट होना है केस, उससे जो फैसला आएगा वो महत्वपूर्ण होता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, मथुरा में शाही ईदगाह का मामला हो या आगरा में इस जामा मस्जिद का मामला हो, लेकिन बात की जाए तो क्या जामा मस्जिद की तरफ से, प्रबंधन की तरफ से कोई जानकारी निकल के सामने आई है? उनकी तरफ से कौन पक्ष रखने जा रहा है, कुछ बयान उनका सामने आया है क्या इस पूरे मामले पे मनीष? बिल्कुल छुट्टी बता दो, अभी तक किसी प्रकार का किसी भी पक्ष के द्वारा कोई बयान नहीं दिया गया है। सिर्फ इंतजार है कि सब सुनवाई हो, फिर एडमिट हो, उसके बाद तमाम जो पक्षकार है वो निकल कर सामने आएंगे और अपना अपना पक्ष रखेंगे। अब ये देखने वाली बात होगी सबसे पहले कि किस प्रकार से जो जिला जज है वो किस प्रकार से केस को एडमिट कर ले, किस प्रकार से देखने वाली बात होगी। क्योंकि पुरातत्व का सर्वे भी कहा जा रहा है कि आज ही रिपोर्ट मांगी। आज के लिए कहा था जब 31 मई को सुनवाई हुई थी
जिसमें उसके बाद पुरातत्व को नोटिस दिया गया था कि एक सर्वे कर पुरातत्व विभाग आज 11 जुलाई को सुनवाई से पहले अपनी रिपोर्ट देगा, लेकिन रिपोर्ट अभी तक दी है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी आखिर कोर्ट इस पर क्या एक्शन लेता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, देखने वाली बात होगी कि क्या एक्शन लिया जाता है, क्या सुनवाई में निकल के सामने आता है। लेकिन मनीष, बात की जाए तो किन तथ्यों के आधार पे, किन सबूतों पे और किस बेस पे जो है ये केस को दर्ज किया गया था? बिल्कुल बता दूं, ठाकुर देव की जो प्रतिष्ठा वाचक है उनके द्वारा आगरा में कथा दी गई थी पिछले अप्रैल के महीने में। तो अप्रैल में कथा करते समय उन्होंने जब कथा कर रहे थे तो कथा में ये बयान दिया था अपने मन से व्यासपीठ से कि आगरा में जामा मस्जिद की नींव की औरंगजेब द्वारा 1670 में जब जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया था तो केशव ठाकुर का मंदिर तोड़वा कर मूर्तियां उसमें सिद्धियों में दफना दी इस तरीके से दबा दी गई थी। तो उसे लेकर ब्रज भगवान का उसे लेकर जो बयान था वो विवादों में गिरता हुआ नजर आया। उसके बाद उन्होंने ये कृष्ण सेवा समिति भूमि प्रेस बनाया, उसके बाद उन्होंने केस दर्ज कराया। अब इसी को लेकर अब देखेंगे, देखने वाली बात होगी पुरातत्व इसमें जो मुख्य, अगर मैं बात करूं तो मुख्य जो अपने पुरातत्व की रिपोर्ट ही रखी जाएगी। पुरातत्व रिपोर्ट में क्या देता है पुरातत्व विभाग, ये सबसे पहले निर्णय रखने वाली बात होगी। संरक्षण सेवा ट्रस्ट की ओर से याचिका दायर की गई है, उनकी तरफ से कोई बयान निकल के सामने आया है मनीष क्या? बिल्कुल बता दूं, तमाम अभी तक उनकी बात की जाए तो उनका कहना यही है कि भगवान कृष्ण की जो मूर्तियां दबाई गई हैं उसमें सिद्धियों में रखी गई हैं, जो झाड़ दी गई हैं, जिसे लेकर तमाम, अगर वो कह रही है कि गाड़ी गई है, जांच की जाए, तमाम उनका कहना यही है। लेकिन अब कोर्ट क्या कुछ आदेश करेगा, कोर्ट इस केस की सुनवाई करेगा या नहीं करेगा। सबसे पहला जो मामला है केस एडमिट होने का, वो है आज। अगर केस एडमिट होता है तो उसके बाद आएंगे तमाम जो सुनवाइयां निकल कर आएंगी। ठीक है, तो ये केस कब दायर किया गया था, ये याचिका कब दायर की गई थी, कितने दिन पुराना ये पूरा मामला है जिसको लेकर आज सुनवाई होने जा रही है मनीष? बिल्कुल बता दूं, ये केस की बात की है, मई के माह में ये केस दायर किया गया था। उसके बाद 31 मई को सुनवाई हुई थी। सुनवाई में कुछ पक्षकारों को नोटिस शामिल नहीं हो पाया था, 7 में से 5 लोगों को नोटिस दे दिया गया था, लेकिन 2 पक्ष बचे हुए थे, जिसे लेकर कोर्ट ने फिर 11 जुलाई रखी गई थी, जिसे लेकर आज सुनवाई हुई है। ये जामा मस्जिद काफी ज्यादा पुराना है और ऐसे में इस तरीके के आधार पे जो है वो केस दायर करना कितना सही है मनीष? बिल्कुल बता दो तमाम, क्योंकि इससे पहले हम लोग बात करें ताजमहल को लेकर 22 सितंबर को खुलवाने के लिए एक भाजपा कार्यकर्ता ने लेकर अपनी राय की थी, जिसे लेकर भी कहीं ना कहीं कोर्ट में वो खारिज की गई तमाम। क्योंकि 1670 कहा जा सकता है कि आज से लगभग 2022 चल रहा है, तो लगभग 400 साल से ऊपर की जब कहानियां है, तो कहीं ना कहीं तमाम जो आरोप प्रत्यारोप होती हैं, लेकिन पुरातत्व की जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी सामने, जब तक कोर्ट भी कोई फैसला देता हुआ नहीं आएगा, जो पुरातत्व की रिपोर्ट ही क्लियर कर पाएगी कि उसमें क्या मूर्तियां हैं या नहीं है, क्या निर्माण कार्य था। क्योंकि तो पुरातत्व विभाग के अंदर में आता है कि जामा मस्जिद का जो निर्माण हुआ था आगरा की, तो 1670 में कराया गया था औरंगजेब द्वारा। जिसके बाद अब उन्होंने कहीं ना कहीं मुद्दा उठाया जो तमाम हम लोग देखते थे इस समय जो हिंदुवादी नेता हैं या मैं कथावाचकों की बात करूं, तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आते हैं। लेकिन कोर्ट क्या कुछ उन पर सुनवाई करेगा, क्या कुछ ऑप्शन देगा, ये फिलहाल निगाह सभी की नजर है कोर्ट पर। अगर बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है, कोर्ट के बाहर की क्या तस्वीर निकल के सामने आ रही है? क्या कोई असामाजिक तत्व वहां पे नजर आ रहा है? सुरक्षा किस तरीके की नजर आ रही है? क्योंकि ये मामला जो है वो बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। अब बिल्कुल आपकी बात सही है कि मामला बड़ा होता हुआ नजर, लेकिन आगरा में अभी तक बात की जाए किसी प्रकार का असामाजिक तत्व नजर नहीं आ रहे हैं। कोर्ट के सामने की बात की जाए तो किसी प्रकार की पूर्ण रूप से शांति बनी हुई है, किसी प्रकार का अतिरिक्त या मतलब किसी प्रकार की कोई कह सकते हैं हम लोग सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए, क्योंकि इस प्रकार की कोई भी हमें अभी तक असामाजिक तत्व की बात करूं या फिर कुछ ऐसे जो होते हैं जो फालतू में कई बार क्या होता है, मतलब तमाम जो बदमाशी टाइप के जो लोग होते हैं, कहीं ना कहीं वो असामाजिक तत्व कहीं ना कहीं होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। शांतिपूर्वक बात सुनवाई होगी, उसके बाद कोर्ट एडमिट करेगा, केस में नहीं करेगा, फिलहाल इस पर निगाह सभी की बनेगी। जी बिल्कुल, सुनवाई के बाद पता चल जाएगा कि क्या कुछ कोर्ट की तरफ से कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष तमाम जानकारियों के लिए। तो वहीं बता दें कि सीएम योगी की कैबिनेट की बैठक आज है। सीएम की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक होने जा रही है। 16 से ज्यादा ऐसे प्रस्ताव बताए जा रहे हैं जिनको लेकर इस बैठक में चर्चा होगी, विचार विमर्श होगा। उसके बाद इस प्रस्तावों में से कई प्रस्ताव ऐसे हैं जिनको मंजूरी मिल सकती है। तो सीएम योगी की कैबिनेट की बैठक
तो बता दें कि बैठक जो थी वो खत्म हो चुकी है। सीएम की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक खत्म हो चुकी है और कई ऐसे प्रस्ताव है जिसपे इस बैठक में चर्चा हुई है। सीएम योगी की कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई है इस बैठक में और सीएम की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। मंत्री परिषद की बैठक अब खत्म हो चुकी है, जिसकी अध्यक्षता सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे थे। कैबिनेट की बैठक यूपी में हो रही थी और इसमें यह बैठक खत्म हो चुकी है। तो सीएम योगी की कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। सीएम की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक हो रही थी जो कि खत्म हो चुकी है। सीएम की अध्यक्षता में बैठक हो रही थी। कई ऐसे प्रस्ताव बताए जा रहे हैं जो इस बैठक में रखे गए हैं, जिस पे चर्चा हुई थी। सीएम की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक जो चल रही थी वो की खत्म हो चुका है। इसी खबर में ज्यादा जानकारी के साथ प्रियम पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियम, ये बैठक खत्म हो चुकी है, कितने देर तक ये बैठक चली, क्या कुछ जानकारी इस बैठक से जुड़ी हुई आपके पास है? देखिए, बिल्कुल आज योगी कैबिनेट की जो है वो एक अहम बैठक हुई है और इस बैठक में सभी उनके कैबिनेट के जो सदस्य थे वो मौजूद रहे और इस बैठक में माना जा रहा है कि कई अहम प्रस्तावों को जो है वो मंजूरी मिली। हालांकि कौन कौन से वो प्रस्ताव थे और कितने प्रस्ताव को मंजूरी मिली, ऐसे कुछ देर बाद तस्वीर जो है वो साफ होगी। चूंकि अभी मंत्री कैबिनेट बैठक समाप्त होने के बाद मंत्री परिषद की जो बैठक है मुख्यमंत्री की वो इस समय चल रही है, जिसमें सभी जो मंत्री हैं उनको बुलाया गया है। राज्य मंत्री, प्रभार मंत्री और कैबिनेट मंत्री सभी के साथ में मुख्यमंत्री अपनी मंत्री परिषद की बैठक कर रहे हैं। सभी जो मंत्री हैं वो इस समय बैठक में मौजूद है और माना जा रहा है कि अभी आधे से 1 घंटे तक ये बैठक और चलेगी। उसके बाद 1 बजे जब ब्रीफिंग के जरिए इस बात को स्पष्ट किया जाएगा कि कौन कौन से प्रस्ताव जो थे उनको इस बैठक में रखा गया, किन किन प्रस्तावों को इस बैठक में मंजूरी मिली है। फिलहाल आज माना जा रहा है कई विभागों के, वन विभाग है, माध्यमिक शिक्षा विभाग है, इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा विभाग है, इन सभी विभागों के प्रस्ताव जो है वो आज इस बैठक में रखे गए थे, जिनको में बड़ी संख्या में प्रस्ताव को मंजूरी भी मिली है। कौन कौन से वो प्रस्ताव हैं जिनको सरकार ने इस अपने कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी, वो अब से कुछ देर बाद तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। जो बिल्कुल कुछ देर बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी तब तस्वीरें साफ हो जाएगी। लेकिन बात की जाए तो कौन से अहम प्रस्ताव है, जो अभी की बात की जाए तो मॉनसून लगातार कहर बरपा रहा है, तो उसको लेकर भी क्या कुछ इस बैठक में प्रस्ताव रखे गए हैं, क्या कुछ जानकारी है प्रियम इससे जुड़ी हुई आपके पास? देखिए, मौजूदा वक्त की स्थितियों को देखते हुए किस तरीके से जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा किया जा सकता है, इसके अलावा जो तुरंत में फैसले लाए जाने की आवश्यकता है, उन सभी फैसलों को आज जो है उन मुद्दों को इस बैठक में जो है उठाया गया है, रखा गया है। लेकिन वो कौन कौन से प्रस्ताव थे वो अब से कुछ देर बाद जैसे ही ब्रीफिंग होगी उसमें स्पष्ट होगा, क्योंकि उसके पहले अभी क्योंकि मंत्री परिषद की बैठक चल रही है, अभी कोई जो सदस्य हैं वो बैठक से बाहर भी नहीं आए हैं। तो ऐसे में अभी जैसे ही ब्रीफिंग होगी उसके बाद पूरी तस्वीर साफ होगी कि आज कौन कौन से प्रस्ताव जो थे वो इस बैठक में रखे गए, किन किन प्रस्तावों को जो है इस बैठक में मंजूरी मिली है और क्या कुछ चीजें खास रही है। नगर विकास विभाग के प्रस्ताव भी जो है वो इस बैठक में रखे गए हैं, क्योंकि बाढ़ की समस्या को देखते हुए जिस तरीके से जलभराव हो रहा है, तो उसको भी देखते हुए कोई जो तुरंत कार्रवाई करने की आवश्यकता है वो फैसले भी इस कैबिनेट बैठक में रखे जा सकते हैं। अब से कुछ देर बाद 1 बजे मीडिया सेंटर में ब्रीफिंग होगी और ब्रीफिंग में तस्वीर को स्पष्ट किया जाएगा कि कौन कौन से जो प्रस्ताव थे उनको आज इस बैठक में रखा गया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पीएम तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, लखनऊ में ये बैठक जो है वो हो रही है और माना जा रहा है कि बैठक अभी कुछ देर और चलेगी और इसके बाद पता चल जाएगी कि कौन कौन से प्रस्ताव जो है वो रखे गए इस बैठक में। कुछ देर बाद जब ब्रीफिंग की जाएगी तब इन प्रस्तावों के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो वहीं जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक शुरू हो चुकी है। विज्ञान भवन में निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में वित्त मंत्रियों के बीच बहस जारी है। आतिशी और निर्मला सीतारमण के बीच बहस हो रही है। पंजाब के वित्त मंत्री और सीतारमण के बीच भी बहस जारी है। तो लगातार बहस हो रही है क्योंकि जीएसटी काउंसिल की बैठक हो रही है। विज्ञान भवन में ये बैठक चल रही है। इस बैठक में
बता दें कि इसमें वित्त मंत्री भी केंद्रीय मंत्री मौजूद है और ऐसे में निर्मला सीतारमण के साथ आतिशी की बैठक हो रही है और पंजाब के वित्त मंत्री की भी बैठक हो रही है। इस बैठक में बहस हो रही है और पंजाब के वित्त मंत्री और सीतारमण के साथ बहस हो रही है। और सीधे चलेंगे पश्चिम बंगाल को लेकर, जहां पे चुनाव के बाद जो वोटों की गिनती चल रही है उसको लेकर संबित पात्रा की तरफ से क्या कुछ कहा जाना है, आपको सुनवाते हैं। बारिश हो चाहे दिल्ली में कुछ भी हो, केजरीवाल सरकार और उनका एक रवैया रहता है कि दूसरों के कंधे के ऊपर जिम्मेदारी डाल देना और राजनीति करना। मुझे लगता है आज पूरे देश में जिस प्रकार से बारिश का प्रकोप है, हम टीवी के माध्यम से और बाकी माध्यमों से देख रहे हैं, संवेदनशील विषय है। लोगों के घर बह जाने, लोगों का जान चला जाना, ये राजनीति का विषय कदाचित नहीं है। सभी सरकारें चाहे किसी भी पार्टी की हो, एकजुट होकर इस पर काम करना चाहिए। जिस प्रकार की ओछी राजनीति मैं देख रहा हूं, ट्विटर के माध्यम से भी कुछ लोग दोषारोपण करने का काम दिल्ली में बैठ के कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जब चुनाव लड़ते हैं और कहते हैं कि जिम्मेदारी मेरी है, जब एडवर्टाइजमेंट पे करोड़ों खर्च करते हैं, तो जिम्मेदारी लेने पर भी तनिक सी जमीर खर्च करनी चाहिए। थोड़ा सा करोड़ों खर्च जब एडवर्टाइजमेंट में है, तो थोड़ा सा खर्च जमीर पे भी होना चाहिए। नहीं, वो कमेटी आपको पूरा पेपर दिया गया है। देखिए, बड़ा दुखद विषय है जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग राजेंद्र जी, जो कि मंत्री हैं गहलोत जी की सरकार में, राजस्थान में उन्होंने मां सीता के लिए और भगवान राम के लिए किया है, ये अपने आप में बहुत चिंताजनक विषय है। मैं तो उन शब्दों का दोबारा यहां प्रयोग नहीं कर सकता हूं, बहुत ही निंदनीय शब्द है। मगर ये कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है। जिस पार्टी की अध्यक्षा, पूर्व अध्यक्षा आदरणीय सोनिया जी का मानना है कि भगवान राम का अस्तित्व ही नहीं है, भगवान राम काल्पनिक है, और इस पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया, तो स्वाभाविक रूप से मां सीता के विषय में इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी करना, तो वो उनके स्वभाव में, उन्होंने अपने स्वभावगत आचरण किया है, जो कि निंदनीय है। धन्यवाद। तो संबित पात्रा को आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से विपक्ष की पार्टियों पर लगातार कटाक्ष किया जा रहा था, चाहे राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार में बात कर ली जाए या फिर अभी दिल्ली में जो हालात नजर आ रहे हैं, बारिश से दिल्ली में जल जमाव की स्थिति पैदा हुई है, उसको लेकर भी लगातार दिल्ली सरकार के ऊपर वो तंज कस रहे थे और इसलिए बीजेपी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है कई सवाल खड़े कर रही थी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिजनौर, नांगल थाना और मंडवाली थाना क्षेत्र में बारिश के पानी ने भारी तबाही मचा दी है, जब बरसात का पानी घरों, सड़कों और थाने में कई फीट तक भर चुका है। आपको बता दें कि लोगों ने पानी के बीच जागकर लोगों ने रात गुजारी है। खाने पीने से लोगों से लेकर बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है, तो वहीं नांगल थाने में कई फीट पानी भर गया है। तो पानी हो चुका है पूरा बिजनौर, जहां की तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। ऐसे में भारी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। कई फीट तक ये पानी भर गया है, लोगों के घुटने के ऊपर तक ये पानी भर गया है। ऐसे में हाथों में छाता लेने पे मजबूर है और देखिए किस तरीके से पानी कितना ज्यादा है, साफ तौर पे तस्वीरों में नजर आ रहा है। नांगल थाना क्षेत्र की ये तस्वीर आपके साथ साझा कर रहे हैं और ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनका जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है।
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मंगलवार सुबह एक भीषण हादसा हो गया, जहां NH9 पर करीब 7 बजे क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके में नोएडा के एक निजी स्कूल बस ने सामने से आ रही कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और हादसे में 6 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद कार में सवार लोगों के शव बुरी तरीके से फंस गए हैं। तो वहीं हादसे की सूचना पर पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है और जानकारी के मुताबिक बस गलत दिशा से आ रही थी, जिसकी वजह से ये टक्कर हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। 6 बजे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक स्कूल बस और ट्यूबी में एक्सीडेंट हुआ है। ये जो बस वाला था ये दिल्ली गया हुआ था, दिल्ली से गाजीपुर के पास से CNG भरवा करके रॉन्ग साइड आ रहा था और ट्यूबी के लोग ये मेरठ से आ रहे थे, इनको गुड़गांव जाना था। ये आमने सामने का टक्कर हुआ, जिसमें 6 लोग मौके पर कैजुअलिटी हो गई है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज कराया जा रहा है। और बस के ड्राइवर को पकड़ लिया गया। इसमें पूरी गलती बस के ड्राइवर की थी, जो दिल्ली से CNG भरवाने के बाद रॉन्ग साइड। भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पप्पू सिंह तोमर। अच्छा, क्या कुछ हुआ है? कहाँ खड़े हैं आप? ये यहाँ पर HRT के पास। अच्छा, क्या हुआ है? ये बस से मतलब बस और कार का एक्सीडेंट। कितने कार में क्या कुछ लोग हैं? हाँ, कार में 5 लोग हैं। क्या स्थिति है? स्थिति ये है कि ऑन द स्पॉट खत्म है। तो वहीं हापुड़ में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश के चलते थाना धौलाना क्षेत्र के गांव सोलाना में एक कच्चा मकान की छत जो है भरभरा कर गिर गई, जहां छत के नीचे घर में खेल रहे 6 बच्चे दब गए। आपको बता दें कि मौके पर पहुंचे आसपास के लोगों ने छत में दबे बच्चों को बाहर निकाला, जिनमें से 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। अस्पताल ने ये जानकारी दी। तो वहीं अन्य घायल 3 बच्चों में से एक बच्ची को गंभीर हालत में हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। इसके अलावा 2 बच्चे मामूली रूप से घायल हुए हैं। ये अभी जो है लगभग 20-25 मिनट पहले की बात है। एक कच्चा मकान था, वो कच्चा मकान ढह गया और ऊपर से जो उसकी सिल्ली लगी हुई थी उसमें गिर गया। उसमें रहीमुद्दीन और यूनुस 2 लोग थे जिनके परिवार रहते थे, उनके जो है 6 बच्चे टोटल उसमें दब गए थे। तो कुछ कैजुअलिटी की भी? हाँ, 2 कैजुअलिटी है जो हॉस्पिटल में है, अभी 2 कैजुअलिटी है और 4 बच्चे जो हैं, एक को थोड़ी ज़्यादा इंजरी है, उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा गया है। 3 बच्चों को छोटी इंजरी है, जिनको यहाँ हॉस्पिटल में भेजा गया है। इनके लिए कोई मदद तुरंत कर रहे हैं हम लोग। जो भी नियमानुसार जो हमारा दैवीय आपदा होता है उसमें जो 2 बच्चे जिनको कैजुअलिटी हुई है उनको तत्काल 24 घंटे के अंदर राहत दिया जाता है। मैंने बोल दिया है, उनकी फाइल तुरंत तैयार हो गई है और जैसे पोस्टमार्टम होगा और इमीडिएट उनके खाते में पैसा हम ट्रांसफ़र करेंगे। इसके अलावा उनके राशन की अगर कोई समस्या है, आवास के लिए भी हम लोग जो भी जरूरी चीज़ें होगी सरकार की तरफ से पूरा सहयोग होगा। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।